बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। स्कूल में एकदम जैसे भगदड़ सी मच गई थी। ये ब्रेक ख़त्म होने के बाद का वक़्त था। यूं तो रोज़ाना पूरे 40 मिनट की ब्रेक दी जाती थी, मगर आज ना जाने क्या हुआ था कि 25 मिनट पर ही ब्रेक ख़त्म होने की घंटी बजा दी गई थी और तमाम तलबा को अपनी अपनी जमातों में जाने का कह दिया गया था। लड़कियों को अपनी अपनी जमातों में बैठे 20 मिनट गुजर गए थे, मगर अब तक उनकी जमात में कोई उस्तानी नहीं आई थी। यूं तो सब तक ही उड़ती उड़ती खबर पहुंच चुकी थी कि आज स्कूल में कोई गैर मामूली वाकया हुआ है, लेकिन वो वाकया क्या था? बच्चियां अभी तक इस वाकये से ला इलम थी। सब अपनी अपनी सोच के मुताबिक बातों में मसरूफ थी, जबकि स्पीकर पर उभरने वाली आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मतवज्जा किया। सबके ही कान खड़े हो चुके थे। स्कूल की प्रिंसिपल ने स्कूल में मौजूद तमाम बच्चियों को स्कूल के ग्राउंड में जमा होने का कहा, जिसके बाद सारी बच्चियां अपनी अपनी जमातों से निकली और भागते भागते ग्राउंड में आकर जमा हो गई। ग्राउंड में प्रिंसिपल के अलावा स्कूल की तमाम स्टाफ भी मौजूद थी। माली, पियून और आया भी वहीं पर थी। स्कूल के गार्ड को भी बुलवा लिया गया। तमाम बच्चियों को कतारें बनवाकर खड़ा कर दिया गया और उसके बाद प्रिंसिपल ने स्थानीय को कोई इशारा किया, जिसके बाद स्थानीय एक एक करके कतार की तरफ बढ़ती बच्चियों की चेकिंग करने लगी। बच्चियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। पहले हंगामी सूरत हाल में ग्राउंड में बुलवाना और अब ये बार बार चेकिंग। इन्हें स्थानीयों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। जब सारी बच्चियों की चेकिंग कर ली गई तो उसके बाद प्रिंसिपल ने आया और पीएन को स्कूल के अंदरूनी हिस्से में भेजा ताकि वो अंदर जाकर अच्छी तरह चेक करके आए कि कहीं कोई बच्ची अंदर तो नहीं है। 10 मिनट बाद वो लोग वापस आ गए और प्रिंसिपल को अंदर किसी का ना होने का बताया, जिसके बाद प्रिंसिपल के चेहरे पर परेशानी के तासरात मजीद बढ़ गए। प्रिंसिपल ने एक पुरजोश नज़र में तमाम बच्चों पर नज़र डाली और उसके बाद इन्हें अपने क्लासरूम में जाने की इजाज़त दे दी। बच्चियां यूं ही कतारों की शक्ल में स्कूल के अंदरूनी हिस्से की जानब बढ़ने लगी। जब उनके कुछ फासले पर खड़ी प्रिंसिपल गहरी नज़रों से उन्हें जाता हुआ देखने लगी। तमाम बच्चियों को क्लासरूम में भेजने के बाद प्रिंसिपल ने एक मरतबा फिर सारे स्टाफ को स्टाफ रूम में बुला लिया और पिछले 1 घंटे से जारी शुदा मीटिंग फिर से शुरू कर दी। स्कूल की प्रिंसिपल सख्त परेशान थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। उसे कुछ भी करके हकीकत का पता चलाना था, नहीं तो बात उसकी नौकरी पर आ सकती थी। और सिर्फ उसी की नौकरी नहीं, बल्कि जो आज का वाकया हुआ था, अगर वो गलती से भी बाहर निकल जाता तो स्कूल की सारी साख खराब हो जाती। लेकिन प्रिंसिपल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह हकीकत तक कैसे पहुंचे। ये बात कोई इतनी छोटी ना थी कि जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। कोई अदारा भला ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके अदारे के अंदर कोई गलत काम हो रहा हो, और काम भी ऐसा हो जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो। प्रिंसिपल एक मरतबा फिर से 1 घंटा कबल होने वाले वाक़े पर नज़रसानी करने लगी। 11:15 का वक़्त था। स्कूल की ब्रेक हुए अभी सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे थे जब प्रिंसिपल ने अपने लिए लंच मंगवाया था और फिर अपने कमरे से निकलकर स्टाफ रूम की तरफ आ गई ताकि स्टाफ रूम में टीचरों को आगाह कर सके कि आज तमाम बच्चियों की डायरी पर डेट शीट लाजमी अटैच कर दें, क्योंकि इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए थे। यही सब कहने वो स्टाफ रूम में आई थी, लेकिन यूं ही स्टाफ रूम के दरवाजे पर पहुंची, ऐन उसी वक्त उसके कानों में किसी नामौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। प्रिंसिपल ने हैरत से अपने इर्द गिर्द देखा। स्कूल में नामौलूद बच्चे की रोने की आवाज़ हैरानकुन थी। यह आवाज़ तो सिर्फ अस्पतालों और क्लिनिक वगैरह पर सुनी जाती है। फिर स्कूल में एक लम्हा को प्रिंसिपल ने सोचा कि शायद किसी बच्चे की माँ स्कूल आई हो और उसके साथ कोई बच्चा हो। लेकिन फिर सोचने वाली बात ये थी कि अगर कोई औरत आई भी थी तो वो इस कदर छोटे बच्चे के साथ किस तरह आ सकती थी, क्योंकि जो आवाज़ आई थी वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बच्चा अभी अभी दुनिया में आया हो और ये उस बच्चे की रोने की पहली आवाज़ हो। प्रिंसिपल को दरवाजे पर खड़ा देखकर कुछ टीचर भी उठकर उसके पास आ खड़ी हुई और उन्हें भी इसकी आवाज़ खूबी से सुन सकती थी। बच्चे के रोने की आवाज़ बस थोड़ी ही देर आई, उसके बाद खामोशी छा गई। प्रिंसिपल हैरानगी से टीचरों की तरफ देखने लगी और आवाज़ की तहकीक में चल पड़ी। टीचर भी मारे तजस्सुस के उसके पीछे ही चल पड़े और इनको ये बात समझ में ना आ रही थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और उनको ये बात समझने में देर न लगी कि ये आवाज़ स्टाफ रूम के टॉयलेट से आ रही थी, जो टीचर वॉशरूम था। और यही बात उन सब के लिए हैरानकुन थी कि इनमें तो कोई भी टीचर इस हालत में नहीं थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता था कि आखिर स्टाफ रूम वॉशरूम में कौन था। वो सब चलती हुई वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंच चुकी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था,
जिसकी वजह से वो अंदर के मनाजर बगैर किसी दखल के देख सकती थी। जो ही उन्होंने सामने देखा, एकदम से सब हैरत के गहरे समुंदर में उतर गई। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक 7 साल बच्ची, जो कि इसी स्कूल की तलबा थी, अपने हाथों में एक नामलूद बच्ची को उठाए इसको उलट पुलट कर देखने में मशगूल थी, और दूसरा हाथ उसने जोर से नामलूद बच्चे की मुंह पर रखा हुआ था ताकि उसके रोने की आवाज बाहर ना आए। अब न जाने उसने ऐसा जानबूझकर किया था या फिर अनजाने में, ये बात उन्हें फिलवक्त समझ ना आई। प्रिंसिपल ने फौरन से पहले आया को बुलाया, जो कि एक तौलिया लेकर आई, और फिर प्रिंसिपल के कहने पर उसने इस 7 साल बच्ची के हाथ से वो बच्चा लिया, और फिर उसके कहने पर उसने इस बच्ची के हाथ से बच्चा लिया, और उन सब का शक दुरुस्त था कि बच्चा बिल्कुल जैसे अभी पैदा हुआ हो, और उसकी अभी सफाई भी नहीं की गई थी। उसकी पैदाइश हुए बमुश्किल चंद ही मिनट गुजरे थे, लेकिन वो सब के सब बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वॉशरूम में इस बच्ची के अलावा और कोई भी ना था। टीचर फौरन से इस बच्ची की तरफ बढ़ती है ताकि उससे कुछ पूछताछ कर सके, मगर इससे पहले ही बच्ची ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बच्ची की पूरी वर्दी खून से भरी हुई थी। शायद बच्ची को उठाने की वजह से उसकी सारी वर्दी खराब हो गई थी। प्रिंसिपल ने टीचर को रुकने का कहा और खुद बच्ची की तरफ गई और उसे प्यार से पूछते हुए बोली कि आया आंटी से हाथ मुंह दलवाकर स्टाफ रूम में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी टाफियां रखी हैं। टाफियां का नाम लेते ही वो बच्ची चुप हो गई। दूसरी तरफ आया ने उसके हाथ मुंह दलवाकर वर्दी साफ की और फिर उसे लिए स्टाफ रूम में आ गई, जहां पर प्रिंसिपल और बाकी टीचर मौजूद थे। उसके आते ही प्रिंसिपल ने उसे टॉफियां पकड़ा दी और फिर बच्चे की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये बेबी कौन है। इस पर वो बच्ची कहने लगी, ये तो इधर वॉशरूम के बेसन में पड़ा था। वॉशरूम गई तो ये बच्चा वहां पर पड़ा था, और जब मैंने इसको वहां से उठाया तो ये रोने लग गया। फिर उस प्रिंसिपल ने कहा, आप टीचर के वॉशरूम में क्या करने गई थी? आप जानती हैं ना, यह स्टूडेंट के लिए अलग वॉशरूम है। फिर इस वॉशरूम में आपको किसने भेजा था? इससे पहले कि वो बच्ची कोई जवाब देती, स्टाफ की एक टीचर बोल पड़ी। उसने कहा, मैडम इस बच्ची का सुबह से पेट खराब था। वो सुबह से कई मरतबा वॉशरूम जा चुकी थी, लेकिन ब्रेक के वक्त जब वो वॉशरूम गई तो दोनों वॉशरूम में पहले से कोई मौजूद था। इसी वजह से वापस मेरे पास आई। इमरजेंसी थी तो मैंने इसे स्टाफ रूम का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। टीचर की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल फिर से बच्ची से मुखातब हुई और उससे पूछा कि बेटा वॉशरूम आई तो उस वक्त वॉशरूम में कोई और था या आपने किसी को देखा हो? तो उस पर उस बच्ची ने लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि जब मैं हाजत से फारग होने के बाद बेसन से हाथ धोने लगी तब उसे बेसन से ये बच्चा मिला। प्रिंसिपल 10 मिनट तक इस बच्ची से मुख्तलिफ सवालात करती रही, लेकिन उस बच्ची ने मजीद कुछ भी ना बताया, बल्कि इस तरह सवाल पूछे जाने पर वो खौफजदा हो गई। प्रिंसिपल ने उसे प्यार से थपकी दी और कहा कि अगर तुम मुझे बता दोगी तो तुम्हें 1.5 साड़े और भी पापड़ मिलेंगे। प्रिंसिपल जानती थी कि बच्चों को किस तरह हैंडल करना है। बच्ची को इधर उधर लगाकर उसने बच्ची के जहन से ये बात निकाल दी और साथ ही साथ उसने ब्रेक भी बंद करके तमाम बच्चियों को ग्राउंड में बुलवा लिया था ताकि सबकी चेकिंग वगैरह की जा सके, मगर कहीं से भी कोई सुराग ना मिला। आया ने बच्चे को साफ सुथरा करने के बाद इसके लिए दूध और कपड़े का इंतजाम भी किया। उस वक्त बच्चा स्टाफ रूम के मेज पर ही पड़ा सो रहा था, जबकि सारी टीचर और बाकी सब परेशानी से प्रिंसिपल की तरफ देख रहे थे, जो यहाँ वहाँ टहल रही थी, फिर बार बार बच्चे की तरफ भी देख रही थी। प्रिंसिपल ने अपने कमरे से अपना लैपटॉप मंगवा लिया। स्कूल में सिर्फ एक ही कैमरा था जो असेंबली हॉल के साथ साथ स्टाफ रूम और प्रिंसिपल के दरवाजे के बाहर की कवरेज करता था। प्रिंसिपल ने वो अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ था। थोड़ी देर में पियून लैपटॉप ले आया। प्रिंसिपल ने सवाए एक के तमाम टीचर को अपनी क्लासों में जाने के लिए कहा और उसके बाद उस टीचर को साथ लेकर लैपटॉप खोलकर बैठ गई और फिर कुछ ही देर में आज सुबह के मनाजर उसके सामने थे। उसने 10 बजे की कवरेज निकाली। उसके बाद एक चीज़ को गौर से देखने लगी। 10 बजे से लेकर 11:15 तक स्टाफ में से सिर्फ 3 टीचर थी जो वॉशरूम वाली साइड पर गई थी और उन्हें वापस आता भी देखा गया। वीडियो चलते चलते 10:50 पर पहुंच चुकी थी कि इस स्क्रीन पर देखते हुए इस टीचर की आंखों में पहले ताज्जुब हुआ और उसके बाद एक लख्त उसकी चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। 11:52 पर एक 9 साल बच्ची जो चौथी जमात में थी वो इस जानब गई जो 11:05 पर वापस आई थी। उसको देखकर उस टीचर के हाथों में एकदम पसीना आया। उसने कांपते हाथों से वीडियो का एकदम से रोक दिया और उसे क्लोज करने लगी। जो जो वीडियो क्लोज होती जा रही थी वैसे वैसे उस बच्ची के चेहरे की घबराहट वाज़ह दिखाई देने लगी थी। वो बच्ची बहुत ज़्यादा डरी हुई थी
और बार बार चोर नज़रों से इधर उधर देखती जा रही थी, जैसे उससे किसी चोर के पकड़े जाने का डर हो। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जिसने उस टीचर को सोचने पर मजबूर किया, वो इस बच्ची की चाल थी। वो बच्ची बहुत लड़खड़ा कर चल रही थी। इसके साथ साथ उसके हाथ में कुछ था जिससे वह बगल के नीचे रखकर छिपाने की कोशिश कर रही थी। वो टीचर एकदम से सारा मामला सांच चुकी थी। मारे घबराहट के उसके माथे पर भी पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसे एकदम से इस लड़की पर गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने बड़ी मुश्किल से इस गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि ये वक्त गुस्सा करने का नहीं था। इस वक्त उसे होश से काम लेना था। यही सोचते हुए उसने अपने आप को ठीक रखा और एक गहरी सांस खारिज करने के बाद वो सोच चुकी थी कि इसने अब क्या करना है। उसने एक नज़र स्टाफ रूम के दरवाजे की तरफ देखा और फिर सामने बैठी आया को, जो बार बार इससे पूछ रही थी कि मैडम कुछ नज़र आया कि नहीं। उसने आया को अपने लिए चाय बनाकर लाने का कहा और फिर उसके जाने के बाद उसने फौरन से लैपटॉप उठाकर गोद में रख लिया और उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे। उसने जो भी करना था इन 5 मिनटों के अंदर ही करना था। उसने जल्दी से अपनी उंगलियां चलाई और फिर सिर्फ 3.5 ही मिनट के बाद उसके चेहरे पर एक पुरसकून लहर दौड़ गई। उसने थोड़े ही टाइम में वीडियो डिलीट कर दी और उसकी जगह एक दूसरी वीडियो एडजस्ट कर दी। वो इन कामों में वैसे भी माहिर थी। उसने लैपटॉप को वापस टेबल पर रखा और 11 बजे से वीडियो प्ले कर दी। इतने में प्रिंसिपल स्टाफ रूम में दाखिल हुई और आकर इस टीचर के पास खड़ी हुई और इससे पूछने लगी, जिस पर इस टीचर ने नफी में सर हिलाया कि अभी तक और कोई भी इस तरफ नहीं गया था। ये बात कहते हुए उसकी जुबान बुखलाहट का शिकार हुई, जिस पर प्रिंसिपल ने इसे गौर से देखा, लेकिन वो माहिर थी। उसने अगले ही पल प्रिंसिपल को खुद संभाल लिया था। थोड़ी देर में मुलाजमा चाय लेकर आई। चाय पीने के बाद उस टीचर की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने प्रिंसिपल से घर जाने की इजाज़त ली और साथ ही अपनी भतीजी को भी ले लिया, क्योंकि अब वैसे भी छुट्टी का वक्त होने वाला था। उसका घर स्कूल के महज 10 मिनट की दूरी पर था। घर के बैरूनी हिस्से में दाखिल होते ही उसने अपनी भतीजी को बालों की चोटी से पकड़ा और घसीटते हुए लाकर अपनी सास के कदमों में फेंक दिया और अपनी सास से कहने लगी, अम्मा अपनी लाडली को संभाल ले। तुझे पहले भी कहा था कि इसे किसी और स्कूल में डाल, लेकिन तुझे इस मनहूस को मेरे ही सर पर डालना था। आज तो मैंने इसे बाल बाल बचा लिया, लेकिन अगर इसकी यही करतूत रही तो सारे ज़माने में इसको बता देना कि अब इसे मैं अपने स्कूल लेकर नहीं जाऊंगी। स्कूल क्या, इसे तो मैं अपने घर में भी नहीं रखूंगी, तो इसको भेज यहाँ से बस। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि उसकी सास पोती को सीने से लगाया अपनी बहू की चलती हुई जबान देख रही थी। इस वक्त उसे अपनी बहू कहीं से भी पढ़ी लिखी मालूम नहीं हो रही थी। इस वक्त अगर कोई उसे देख लेता तो वो मान ही नहीं सकता कि ये औरत एक अदारे की स्थानी है। खैर, वो बहू पर 3 हरूफ बेचते हुए पोती की तरफ मतवज्जा हुई, जिसका रंग जर्द पड़ रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। इसी वक्त उसे अपने पांव पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने जैसा ही अपना पांव सामने कर देखा तो चकरा कर रह गई। उसका पांव पूरा खून से भरा हुआ था। उसकी पोती उसके बाहों में ही बेहोश हो गई। उसने जैसे ही पोती की ये हालत देखी तो उसे लेकर करीबी अस्पताल पहुंची, जहां उसकी बच्ची को फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया। वो इमरजेंसी के बाहर इधर उधर चक्कर काटती रही और अपनी पोती के बारे में बहुत तशवीश हो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई और फिर जो कुछ डॉक्टर ने बताया वो सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन ना आया, क्योंकि बात ही ये नाकाबिले यकीन थी। एक 9 साल बच्ची के साथ भला ये कैसे हो सकता था। अब डॉक्टर जो कुछ कह रही थी वो गलत तो नहीं था। 2 घंटे अस्पताल रखने के बाद उसकी पोती को घर भेज दिया गया। उसकी होश आ चुका था, लेकिन वो बिल्कुल चुप होकर रह गई थी, जैसे उसको किसी ने खामोश करा दिया हो। लाख बुलाने पर भी वो ना बोलती थी। अगले 5 दिनों तक उसने अपनी पोती को स्कूल ना भेजा, लेकिन छठे रोज इम्तिहान की वजह से उसे रोक ना पाई। वो खुद उसे छोड़कर आई और स्कूल के प्रिंसिपल से भी मिलना चाहती थी, ताकि उसे पूछा जाए कि ये किस किस्म का स्कूल है कि बच्चों के साथ कितना कुछ हो जाता है और स्कूल में किसी को खबर तक ना होती। आखिर वो लोग क्यों इतने बेखबर थे। लेकिन इसकी मुलाकात प्रिंसिपल से ना हो पाई। दूसरी तरफ बच्ची जैसे ही अपनी क्लास में पहुंची, उसकी टीचर ने उसे फौरन से ऑफिस में जाने का कह दिया। प्रिंसिपल के बुलावे का सुनकर वो बच्ची घबरा गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो उसी चीज़ से तो कतरा रही थी, इसलिए तो उसने इतने दिन स्कूल भी नहीं आई। वो जानती थी कि प्रिंसिपल ने इसे क्यों बुलाया है, तब भी वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। पहले ही वो बड़ी मुश्किल से क्लास में बैठी थी
क्योंकि क्लास की तमाम तर लड़कियां उसको नफरत अंगेज नजरों से देखते हुए उससे दूर जा बैठी थी, जैसे वो कोई भूत हो या फिर किसी गंदगी की पोटली हो। कोई लड़की भी उससे बात नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि उसकी दोस्तें भी इसको गंदी गंदी कहते हुए इससे अलग हो गई थी। ऊपर अपनी टीचर की चपती हुई निगाहें उससे अंदर तक चीर रही थी। ऐसे में प्रिंसिपल के बुलावे का सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो गई और सर नीचे किए रोने लगी। तभी उसकी टीचर गुस्सा करते हुए उसके पास पहुंची और उसको उठाकर घसीटते हुए जबरदस्ती अपने प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई। प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचकर जैसे ही टीचर ने उसे छोड़ा तो उसने वापस बाहर की जानब दौड़ लगा दी, लेकिन उससे पहले कि वो बाहर जाती, अंदर आती आया ने प्रिंसिपल के इशारे से उसे पकड़ लिया और अच्छी तरह से काबू भी कर लिया। और प्रिंसिपल ने आते ही उस बच्ची के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम समझती क्या हो खुद को? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। इतनी सी उम्र में ये सब करते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई और अब भाग रही हो। तुमने क्या सोचा कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? ये तुम्हारी गलत फहमी है। हम सब कुछ जान चुके हैं। हकीकत कभी छुप नहीं सकती। अब ये बताओ कि ये तुमने सब कुछ किसके साथ किया है? और आखिर में नरम लहजा अपनाते हुए इस बच्ची से पूछने लगी। सख्ती करती भी तो किस चीज पर? उसके सामने खड़ी बच्ची जिसका कद मुश्किल से 3 फुट का था, आंसू गालों से फिसल फिसल कर नीचे गिर रहे थे और खौफ से थर थर कांप रही थी। प्रिंसिपल की बात सुनते ही वो उसके पैरों में गिर गई। मैंने कुछ भी नहीं किया मैडम, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने घर जाकर दादो को बताया था। दादो ने कहा घबराओ नहीं, ये निज़ामे कुदरत है, तुम परेशान ना हो, मैं सच कह रही हूँ मैडम, मेरा यकीन करें। मैंने कुछ नहीं किया, मैं गंदी नहीं हूँ, सब लड़कियाँ मुझे गंदी कह रही हैं। मैडम मैं गंदी नहीं हूँ। इतना कहते ही वो बच्ची प्रिंसिपल के कदमों में ही बेहोश हो गई। इसकी ये हालत देखकर प्रिंसिपल ने फौरन से उसे अस्पताल पहुंचाया और फिर वहां उनको जो कुछ पता चला वो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। प्रिंसिपल ने उसी वक्त स्कूल फ़ोन करके वाइस प्रिंसिपल को लिस्ट बनाने का कह दिया कि उस दिन जो भी जितने भी लोग स्कूल में मौजूद थे उन तमाम के नाम लिखे जाएं और कल हर हालत में स्कूल में हाजिर किया जाए और कल हर हालत में उनको स्कूल में आना होगा। प्रिंसिपल सख्त तहश में आ चुकी थी। इस बच्ची की ज़रूरी ट्रीटमेंट के बाद प्रिंसिपल उसे घर पहुंचा आई। अगली सुबह प्रिंसिपल के टेबल पर सारा रिकॉर्ड मौजूद था। पहले तो प्रिंसिपल ने इस बात की अच्छी तरह यकीन दहानी की कि वो तमाम के तमाम लोग आज हाजिर हैं। फिर चाहे वो गार्ड हो या क्लर्क या पियन हो या फिर सफाई वाला, तमाम लोगों को स्कूल के मैदान में जमा कर लिया गया। उसके थोड़ी देर बाद फिर प्रिंसिपल ने सिटी अस्पताल में फ़ोन किया और अगले आधे घंटे में स्कूल में अस्पताल की पूरी टीम पहुंच चुकी थी, जो सब लोगों के डीएनए टेस्ट करने आई थी। क्योंकि उस दिन जब प्रिंसिपल इस बच्ची को अस्पताल लेकर गई थी तो डॉक्टर ने इसे बताया कि बच्ची किसी सदमे की वजह से ही बेहोश हुई है और सदमा ये था कि बच्ची को बालग हो जाने बारे में कोई इल्म नहीं था। बच्ची के माँ बाप नहीं थे, दादी के साथ चाचा और चाची के घर में रहती थी। चाची को तो वो शुरू से अच्छी नहीं लगती थी, न जाने चाची को उससे क्या था। और दादी बेचारी पुराने ज़माने की थी, उसके जहन में यही बात थी कि बच्चियां 14 या 15 साल की उम्र में या 12 के बाद बालग होती हैं। लेकिन आजकल का वक्त बदल गया है। अब तो हर दूसरी तीसरी बच्ची 9-10 साल की उम्र में ही बालग हो रही है। इस 9 साला बच्ची का नाम मरीन था। इसके साथ भी यही हुआ था। वो 9 साल की उम्र में ही बालग हो गई थी। इस दिन वो इसी सिलसिले में इस टीचर के पास गई थी जिसने उसे ज़रूरी चीज़ें देने के बाद वॉशरूम में भेजा था। फिर उस टीचर की माँ की मौत हो गई। वो उसी दिन इमरजेंसी की छुट्टियों पर चली गई थी और आज प्रिंसिपल के बेहद इसरार करने पर वो वापस आई थी। उस दिन घर आने के बाद अमरीन की चाची ने उसके साथ जो सलूक किया, उसके बाद अमरीन बहुत डर गई थी। उसने सोचा कि उससे कुछ गलत हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, इसलिए चाची उसे ऐसा कह रही है। उसके बाद उसने अपनी दादी की बात भी सुनी थी जो वो डॉक्टर से कह रही थी कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ये सब कैसे हो सकता है। ये सब सुनकर वो डर गई थी। मजीद सोने पर सुहागा ये हुआ, क्लास की बच्चियों ने उसे गंदा कहना शुरू कर दिया। तो वो उसे गंदा इसलिए कह रही थी क्योंकि घर वालों और टीचरों की ज़बानी उन्होंने सुना था कि इसको छोटी सी उम्र में बच्चा हुआ है। लेकिन ये इस बात से अनजान थी। वो समझती थी कि पीरियड की वजह से ही सारी लड़कियां इसे गंदी कह रही हैं। लेकिन अस्पताल पहुंचकर प्रिंसिपल का शक भी दूर हो चुका था। फिर जब वो उसको छोड़ने घर गई तो उनकी मुलाकात उसकी दादी से हुई। उनसे घर के हालात वगैरह जानने के बाद प्रिंसिपल वहां से निकल आई। प्रिंसिपल ने बच्चे की शिनाख्त कराने के लिए फिर डीएनए को तरजीह दी। इसीलिए अगले ही दिन स्कूल में अस्पताल की पूरी टीम पहुंच चुकी थी। सब लोगों के डीएनए टेस्ट किए गए और आखिर में जब प्रिंसिपल ने अपने साथ साथ तमाम टीचर के टेस्ट करवाने का कहा
तो उन सब में से एक ऐसी थी जिसके चेहरे का रंग फीका हो गया था। उसे देखकर प्रिंसिपल को पहले ही शक हो चुका था। वो पहले ही इस बारे में जान चुकी थी, लेकिन बगैर किसी सबूत के वो उसे पॉइंट आउट नहीं कर सकती थी। मगर अब उसे यकीन था कि सबूत बहुत जल्द उसके हाथ में होगा। सिर्फ 3 दिन का इंतजार करना था, क्योंकि इतनी सारी रिपोर्ट एक ही दिन में मिलना मुमकिन नहीं थी। इतनी सारी रिपोर्टों के लिए कम से कम 3 दिन दरकार थे, और फिर ये 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। चौथे दिन सारी रिपोर्ट प्रिंसिपल के हाथ में थी। प्रिंसिपल बगैर किसी को बताए स्कूल से निकल गई और सीधा उसके घर पहुंच गई। और अमरीन के घर जाते वक्त वो बच्चा अपने साथ ले जाना नहीं भूली, क्योंकि वो बच्चा उसी घर का था। थोड़ी देर में वो उसकी चाची भी घर पहुंच गई। वो प्रिंसिपल को देखकर घबरा गई, लेकिन फिर जो ही उसने इस बच्चे को देखा तो इस अंदाज से अमरीन की तरफ बढ़ी। देखा अम्मा, तेरी पोती ने क्या गुल खिला कर आई है। हमारे मुंह पर तो इसने कालक मल दी है, हमारे सरों पर खाक डाल दी है। 9 उम्री में ही माँ बनकर बैठ गई है। अमरीन की चाची दोनों हाथों से अमरीन को पकड़कर झंझोड़ रही थी। इससे पहले कि वो इसको मजीद अपने तशद्दुद का निशाना बनाती, घर के दरवाजे से उसके चाचा अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने आते साथ ही उसकी चाची को पकड़कर अमरीन से दूर धकेला। प्रिंसिपल बच्चे को लेकर अमरीन की दादी के पास गई और बच्चा उसकी गोद में रखने के बाद उससे कहने लगी, ये रही आपकी अमानत, ये आपका बच्चा है और इस घर का वारिस है। और फिर वो अमरीन की दादी को यूं ही हक्का बक्का छोड़े चलते हुए अमरीन की चाची के पास आई और उससे कहा, मैं आपको एक अच्छी स्थानीय समझती थी, मगर मैं गलत थी। जो औरत खुद की औलाद को पैदा होते साथ ही अपनाने की बजाय मरने के लिए फेंक दे, वो किसी और को क्या सबक देगी। आप ना हकीकी माँ कहलाने के लायक हैं और ना ही रूहानी माँ। आपने छोटी सी बच्ची को क्यों निशाना बनाया, खुद को बचाने के लिए, ये जाने बगैर कि इस बच्ची की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। आप किसी को क्या सबक देंगी, क्या सीख देंगी बच्चों को। क्या औलाद झंझट है, इस झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अफसोस है, मैं आपको अपने अदारे में नहीं रख सकती। इतना कहते साथ ही प्रिंसिपल वहां से चली गई। अमरीन के चचा को वो पहले से ही सारा सच बता चुकी थी। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसकी चाची का बेटा ही था, जिसे उसकी चाची ने पैदा होते ही साथ फेंक दिया था। ये कोई पहला बच्चा नहीं था। आज से पहले वो 3 बार ऐसा कर चुकी थी। उसको बच्चे पसंद नहीं थे, यही वजह थी कि उसने अपने बच्चे होने ही नहीं दिए थे। अमरीन के चचा ने उसी वक्त उस औरत को तलाक देकर घर से निकाल दिया। वो औरत थी ही इस काबिल, अपनी जात बचाने के लिए उसने कई लोगों को मुसीबत में डाला। की वजह से स्कूल की अच्छी खासी साख खराब होते होते रह गई। ऊपर से इतने लोगों पर किया जाने वाला शक। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी कहानी मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।